आप सभी को जय हिंद। आज के पाठ के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सुमित्रानंदन पंत जी की कविता वे आँखें की व्याख्या पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, इनका जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान में हुआ था। बच्चों, ये कौसानी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय स्थल है। महात्मा गांधी इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते थे। इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उनका नाम यहाँ आपको दिया गया है। ये बड़ी ही इनकी छायावाद के सारे जो लक्षण हैं उनकी भरपूर सुंदरता, उनका भरपूर प्रयोग उनकी कई कविताओं में मिलता है। सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे उपाधियों से, पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ थे। छायावाद के 4 स्तंभ जिन्हें हम मानते हैं प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिसमें से सुमित्रानंदन पंत जी एक थे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार विषय बनाने का काम इन्होंने किया। हिंदी कविता में प्रकृति एक विषय के रूप में सामने आई है, ये कहीं ना कहीं पहली बार पंत जी के ही लेखनी से सबसे ज़्यादा वो हमें हाईलाइट हुआ, सबसे ज़्यादा दिखा है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों का एक दस्तावेज सा है। शायद यही कारण है कि इनकी रचनाओं में प्रकृति का बड़ा सुंदर और अन्यतम प्रयोग देखकर इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर ये बीच में ही इन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन किया। हालांकि पंत जी छायावाद के प्रमुख कवियों में थे, लेकिन इनका मिजाज, इनकी जो आदत रही है कविता में बदलाव का पक्षधर रही है। इन्होंने शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, प्रकृति के वेश का बड़ा सुंदर चित्रण किया, पर आगे चलकर वो प्रगतिशील कविता के पक्षधर भी हो जाते हैं। प्रगतिशील कविता यानी उनके जो विचार होते हैं समय के साथ वो प्रगति करते हैं। सिर्फ कोमल भावनाओं से, सौंदर्य से युक्त कविताओं की जगह उन्होंने जीवन के कठोर यथार्थ का भी चित्रण किया। अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर उन्होंने मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी कविता की रचना भी की। रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। पंत जी की जो रचनाएं हैं, पंत जी की भाषा एक विशेष रूप, इन्होंने अपनी भाषा को एक विशेष नाम दिया। इन्होंने चित्र भाषा कहा, बिंबात्मक भाषा। इनकी भाषा में बिंबों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है और जो इनका कविता लिखने का, शब्दों का प्रयोग करने का जो ढंग है, जो चित्रण है, वो हमारे सामने एक पूरा का पूरा चित्र उपस्थित कर देता है, एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। ये पंत जी की विशेषता है, उनकी भाषा की, उनके शब्दों की, उनकी कविताओं की। आपको भूला नहीं होगा कक्षा 9वीं में पढ़ी हुई आपकी ग्रामश्री कविता। आप ग्रामश्री कविता पढ़िए, पूरे गांव का चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाता है। बाग बगीचे, खेत खलिहान, लोग, एक पूरा दृश्य। तो ये पंत जी की चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा, जो उनका अपना मानना है कि भाषा का प्रयोग ऐसा ही होना चाहिए। पंत जी कि जो कविता हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वे आँखें, वो एक प्रगतिशील दौर की कविता है। यानी जब छायावाद के कोमल और आकर्षक कल्पनाशील दुनिया से बाहर निकलकर उन्होंने जीवन के कठोर यथार्थ को देखा, उस पर अपनी लेखनी चलानी आवश्यक समझी। इसमें विकास और जो विरोधाभासी व्यवस्था हमारे समाज की है उस पर व्यंग करते हुए कविता लिखी गई है। एक किसान के जीवन की कठिनाइयाँ, शोषण, उसका जो पूरा जीवन है उसका एक ऐसा चित्रण किया गया, मार्मिक चित्रण जिसे हम कह सकते हैं
कि कुछ ऐसा ही चित्रण जो प्रेमचंद के गोदान में होरी के रूप में हमारे सामने आता है। पूस की रात का हल्को जिस समस्या से जूझता है, वैसे ही वे आँखें का किसान कहीं ना कहीं हमें उसी रूप में दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता में पंत जी ने किसान का किस रूप में चित्रण किया है। वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कह रहा है, इसमें हम पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ लगाएंगे, उसको पहले रखेंगे तो हमें कविता का ज़्यादा स्पष्ट अर्थ प्राप्त होगा। कि कवि कह रहा उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों से मन बड़ा डर रहा है। कौन सी आँखें? अंधकार की गुहा सरीखी, जो अंधेरी गुफा की तरह हैं, जिनमें दूर दूर तक, दारुण का मतलब बहुत ज़्यादा, दैन्य दीनता, दुख, नीरव, नीरव मतलब मौन, रोदन रोना, मौन दुख, मौन रोदन। कि कवि कह रहा है अंधेरी गुफा के समान उन आँखों में झांकने से मन बहुत डरता है, जिसमें दूर दूर तक अत्यंत दीनता और दुख का मौन रोदन छुपा हुआ है। ये आँखें कौन सी हैं? उस किसान की आँखों में कवि झांकने से डरता है, झांकना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ तक नज़र जा रही है उन आँखों में सिर्फ और सिर्फ एक मौन दुख, दीनता, बेचारगी ही दिखाई पड़ रही है। इसलिए वो उन आँखों में देखना नहीं चाहता। ये तो कवि कह रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उन आँखों में झांक ही लेता है, क्योंकि वो एक कवि है, वो बड़ा संवेदनशील है। कविता का जो पहला जो कवि होने का पहला लक्षण या पहला गुण ही यही है कि हम दूसरे के दुख से प्रभावित होते हैं तो हमारी कविता अपने आप निकल आती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बहकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ना चाहते हुए कवि उन किसान की आँखों में देखता है, और जब देखता है तो उसे क्या क्या दिखाई पड़ता है वो आगे पंत जी लिख रहे हैं। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। वह स्वाधीन किसान रहा, यह किसान जिसकी आँखें भी अंधेरी गुफा जैसी मौन दुखों से, दीनता से भरी हुई है, वो किसान कभी स्वाधीन था, कभी स्वतंत्र था। उसका अभिमान आज भी इसकी आँखों में दिखाई पड़ता है, यानी उस आज़ादी, उस स्वाधीनता का गौरव आज भी इस किसान की आँखों में दिखता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन वो किसान जो कभी स्वाधीन था आज नहीं है। आज जब इस पे दुख के दिन आई मझधार में, मुश्किलों के दुखों के मझधार में, भंवर में पड़ा हुआ है, तो संसार उसे बीच में छोड़कर किनारे कगार सदृश बह खिसका, किनारे से निकल गया कि कोई उसका साथ देने के लिए रहा नहीं। किनारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो मझधार में है वो बहता चला जाता है। एक वर्णन है कि किनारा वहीं रहता है, लेकिन जो जल की धारा होती है वो बहती चली जाती है किनारे, जबकि किनारों के सहारे ही बहती है, लेकिन किनारे वहीं रह जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो संसार उसे इसी तरह से छोड़कर, मझधार में छोड़कर, मुश्किलों में छोड़कर अपने अपने कामों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को इसके दुख को जानने की, झांकने की इसकी आंखों में ज़रूरत नहीं है, किसी को समय नहीं है। तो वो किसान की आंखों में जब कवि झांकता है तो उसको पुराने स्वाधीन जीवन की एक गौरवमयी झलक दिखाई पड़ती है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से।
लहराते हुए खेत दृगों में, दृग का मतलब आँखें, उसकी आंखों में, उस किसान की आंखों में आज भी वे खेत लहराते हुए दिख रहे हैं। जब वो उनकी आंखों में झांकता है तो उन फसलों से लहलहाती फसल की एक झलकी उसकी आंखों में मिलती है। वो बेदखल हो चुका है, जिन खेतों से अब उस किसान का अधिकार समाप्त हो चुका है। उस खेत की फसल जिसकी हरियाली से उसका जीवन खिलखिलाता था, बड़ा खुशहाल था, उन फसलों के तृण तृण की हरियाली उसकी आंखों में लहरा जाती है। अर्थात जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ दीनता और दुख के साथ, उसकी आंखों में कभी अपने खेत होने का गर्व भी है, उसकी आंखों में रह रहकर उन खेत के फसलों की झलक भी मिल जाती है, आज जिनसे वो बेदखल हो चुका है, जिन पर से आज उसका अधिकार समाप्त हो चुका है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उस किसान की आँखों में उसकी आँखों का तारा नहीं, उसका प्यारा पुत्र भी दिखाई पड़ता है, उसकी झलक भी दिखाई पड़ जाती है, जो भरी जवानी में ही जमींदार के कारकुनों, जमींदार के आदमियों द्वारा मार दिया गया। कारकुन शब्द यहाँ जो है ये उर्दू का है। कारकुन यानी जमींदार के जो लोग होते थे, उनके कारिंदे कह सकते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जो वसूली वगैरह करने के लिए घूमते रहते थे। तो उस किसान की आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा पुत्र भी, उसकी झलक भी उन आँखों में दिखाई पड़ती है, जो कारकुनों के द्वारा, जमींदार के व्यक्तियों द्वारा भरी जवानी में ही लाठियों से मार दिया गया। मारने का कारण यहाँ स्पष्ट नहीं किया है, संभवतः उनकी आज्ञा न मानने के कारण, उनकी कोई वसूली न देने के कारण है, किसी कारण से उस पुत्र को मार दिया गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। महाजन ने ब्याज वसूलने के लिए घर द्वार बिकवा दिया, इस किसान के घर द्वार को बिकवा दिया, से नीलाम कर दिया। ये महाजन शब्द जो है ये उस ज़माने में बच्चों एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी संस्था थी जो किसानों के शोषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी। किसान जो खेती से अपना जीवन यापन करता था, जब कभी उसे पैसे की ज़रूरत अचानक आ पड़ती थी, किसी इमरजेंसी में, किसी आपात अवस्था में, तो वह इनके पास उधार लेने जाते थे और ये उधार ब्याज के नाम पे इन्हें देते थे। सूद जिसे कहा जाता था, सूदखोर महाजन इन्हीं का एक जो नाम था। तो ये ब्याज पे पैसे देते थे और उस पर हमेशा ब्याज, हर महीने या हर साल जैसा भी रहता था, ब्याज निश्चित करते थे। और वो ब्याज ही इतना ज़्यादा होता था कि वो गरीब किसान ब्याज ही चुकाने में रह जाता था और उसका जो मूलधन है वैसे का वैसे पड़ा रहता था, और कभी कभी तो ब्याज भी और बढ़ जाता था। उन्होंने कितना मूलधन लिखा, कितना ब्याज लिखा है, वो भी गरीब किसान समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं रहता था। कभी कभी पैसे की जगह पे एक निश्चित समय तक पैसा नहीं चुकाएंगे तो इनका घर द्वार हमारा हो जाएगा, इनकी बैल, इनकी संपत्ति हमारी हो जाएगी, ऐसा लिख के भी अंगूठा लगवा लेते थे। चूँकि किसान अनपढ़ था तो वो उनकी चालों को समझ नहीं पाता था और पूरा जीवन अंत में उसका इसी ब्याज की भेंट चढ़ जाता था। गोदान में प्रेमचंद जी ने इन किसानों के जीवन पे एक बड़ा ही, जो कह सकते हैं, पंक्तियाँ लिखी हैं जो इनके जीवन को उजागर करती हैं कि एक किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो संभवतः कुछ ऐसी स्थिति का चित्रण इस किसान का यहाँ भी पंत जी ने किया है कि महाजन ने अपने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, अपना ब्याज वसूलने के लिए इस किसान के घर द्वार को बिकवा दिया, नीलाम करवा दिया। यहाँ तक कि उसके बर्धों की जोड़ी, उसके बैलों की जोड़ी को भी कुर्क करवा दिया, उसे भी नीलाम करवा दिया। वो बैलों की जोड़ी रह रहकर इस किसान की आंखों में चुभ जाती है, उसकी झलक भी इन आँखों में दिख जाती है। वो घर द्वार और वो बैलों की जोड़ी जो सब कुछ ब्याज के नाम पे नीलाम हो गए, कुर्बान हो गए, ख़त्म हो गए, छिन गए, ये सारा दुख भी इस किसान की आंखों में दिखता है।
उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी संभवतः यहाँ गाय के लिए कहा है। सफ़ेद रंग की गाय रही हो, सफ़ेद को उजला शब्द कहते हैं और गांव में उजरा भी कहते हैं। तो वो उजरी, सफ़ेद, उजली, वो उजली गाय, वो सफ़ेद गाय जो किसान के सिवा किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी, वो उसे दोहने के लिए कोई और नहीं जा पाता था, सिर्फ किसान ही उसके पास जाता था। आहा आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आहा, इन्हें कितने दुख की बात है। वो सुख की खेती, वो सारे सुख के दिन जो अब उजड़ चुके हैं, जो सब समाप्त हो चुके हैं, वो सब इस किसान की आँखों में नाच रहे हैं, दिख रहे हैं। वो खेत, वो फसलें, वो बेटा, बैलों की जोड़ी, घर द्वार, वो सफ़ेद गाय, ये सब के सब किसान की आंखों में रह रहकर नाच उठते हैं, घूम उठते हैं, जो सब कुछ आज उजड़ गया है। आगे कह रहे हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। फिर उसे पत्नी की झलक भी उसकी आंखों में दिखती। घरनी मतलब पत्नी। कि बिना दवा दर्पण के, बिना दवा के, यहाँ दर्पण शब्द है, दवा दर्पण जैसे शब्द युग्मों का हम प्रयोग करते हैं, दवा दारू करते हैं, गांव में दवा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ये शब्द युग्म होते हैं जिसमें कभी कभी एक सार्थक और एक निरर्थक होता है। तो बिना दवा के, किसान की पत्नी बिना दवा के स्वर्ग चली, यानी स्वर्गवास उसका हो जाता है। उसकी याद आते ही किसान की आंखों में 2 बूंद आंसू भर जाते हैं। इतना ही नहीं, देख रेख के बिना दुध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। माँ दवा के अभाव में मर जाती है और वो दुधमुही बिटिया यानी छोटी सी बच्ची छोड़कर जाती है जो माँ के दूध पे पलती थी। और जब माँ मर जाती है, देख रेख के अभाव में 2 दिन के बाद वो दुधमुही, वो छोटी सी दूध पीती बच्ची का भी देहांत हो जाता है। उन दोनों को याद करके भी किसान की आंखों में आंसू भर आते हैं, जो इस अंधेरी गुफा के समान आंखों में दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। उसका पूरा परिवार उजड़ चुका है लगभग। बेटा मार दिया गया, पत्नी और बच्ची पहले ही मर गए हैं, बहुत पहले। जो बेटा था उसको भी मार दिया जाता है। बेटे का ब्याह करके जो बहू घर में लाया था वो बची है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, जो एक किसान के साथ साथ हमारे अपने साथ साथ जो एक सामाजिक जो बातें, जो कहीं ना कहीं हम दोषों को भी समाज के अपना लेते हैं, कुछ उस तरह का भाव यहाँ पे आ रहे हैं। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मतलब पुत्रवधू, बहू, कि घर में अब सिर्फ विधवा बहू बची थी जो लक्ष्मी थी, बड़ी अच्छी थी, लक्ष्मी की तरह थी, घर का ध्यान रखती थी। यद्यपि पति घातिन, यद्यपि समाज उसे पति घातिन कहता था। लोग कहते थे कि इसके कारण इसका पति मार दिया गया, या इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, इसका जो कह सकते हैं इसका भाग्य अच्छा नहीं है, पति घातिन है, इसके आते ही पति मर गया। लेकिन ये शायद लोगों का भाव था। किसान कहता है लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन थी, यद्यपि लोग कहते हैं पति घातिन थी, लेकिन लक्ष्मी थी। वही विधवा बहू उसके साथ रहती थी, लेकिन वह भी एक दिन कुएं में डूबकर मर जाती है। उसे कोतवाल ज़बरदस्ती अपने पास बुलाता है और संभवतः अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो कुएं में डूबकर मर जाती है। वो पतोहू भी, वह बहू भी नहीं रही। बहू की याद आते ही किसान की वो विचारधारा जो समाज में बड़े दिनों से बहुत एक रूढ़ी के रूप में प्रचलित है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। बहू की याद करके भी किसान को दुख होता है, लेकिन फिर उसके मन में वो बरसों से संचित जो एक गांठ है, एक जो बहुत कह सकते हैं विचारधारा है कुंठित वाली, कि खैर पैर की जूती जोरू। खैर जोरू पत्नी तो पैर की जूती होती है,
एक नहीं होती दूसरी आती, कि खैर बहू मर गई कोई बात नहीं, स्त्रियां तो पैर की जूती के समान हैं, एक बहू मर गई दूसरी आती। लेकिन जैसे ही ये विचार किसान के मन में आता है कि एक नहीं दूसरी आती, तुरंत उसे याद आता है पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, कि दूसरी बहू आती कहाँ से, बेटा तो पहले ही मारा जा चुका था। फिर उसे अपने उस जवान बेटे की याद आ जाती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फट जाती है। ये मुहावरों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया है। सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना अर्थात बहुत ज़्यादा दुख होना, छाती फटना, बहुत ज़्यादा दुख होना। तो जैसे ही किसान बहू की याद करता है, बहू मर गई, दुख होता है थोड़ा, लेकिन फिर मन में विचार आता है कि स्त्री तो, पत्नी तो पैर की जूती होती है, एक नहीं दूसरी आती। लेकिन दूसरी आते ही का ख्याल आते ही मन में ये भाव आता है कि दूसरी तो तब आती जब बेटा होता, बेटा तो पहले ही मारा जा चुका था। और जवान बेटे की याद आते ही किसान की छाती दुख से फट जाती है, अत्यंत दुखित हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ये सारी चीज़ें किसान की आंखों में महसूस होती हैं कवि की। जब भी उस किसान की आंखों में पिछले सुख की स्मृतियां आती हैं, जो अच्छे दिन बीते हैं, जब उनकी याद आती है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक आती है, क्षण भर के लिए एक चमक आती है, कुछ कौंध सा उठता है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, लेकिन वह चमक, वह खुशी के जो यादगार पल हैं, वो तुरंत शून्य में तुरंत शून्य में कहीं खो जाते हैं, तीखी नोक सदृश बन जाती। और वह जो यादों की चमक है वो तीर की तरह किसान की आंखों में फिर से चुभने लगती है, उसे दुख देने लगती है कि कभी था पर आज उसके पास कुछ भी नहीं है। और वह किसान की आंखों में फिर से चुभ जाता, उसकी आंखों में फिर वही अंधेरा छा जाता है जहाँ सिर्फ दुख, दीनता और सब कुछ खो देने की पीड़ा भरी हुई है। ऐसी उस किसान की आंखें हैं जिनमें कभी झांकने का प्रयास करता है और ये सब कुछ उसे उसकी आंखों से मिलता है। तो किसान का यह जो वर्णन कवि ने किया है निश्चित रूप से उनकी संवेदनशीलता का एक परिचायक है। और सच भी है कि जो दूसरी की पीड़ा को अनुभव करके जब हम अपने स्तर पर उसका अनुभव करते हैं, उस संवेदना को महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कविता, हमारे भाव, हमारी भाषा बड़ी श्रेष्ठ बनती है। महादेवी वर्मा ने एक जगह कहा भी है कि कला में यथार्थ हमेशा संवेदना से छन कर आता है। अर्थात हमारी कला यथार्थवादी तभी होती है जब वो संवेदना की छन्नी से छन कर आती है। किसी की वेदना, संवेदना क्या है बच्चों, किसी की वेदना को अपने स्तर पर, अपनी बराबरी पे जब हम महसूस करते हैं, वही संवेदना होती है। तो यहाँ उस किसान की संवेदना को कवि ने उसकी आँखों में झांक कर महसूस किया है और हमें उसके दर्शन कराने चाहे हैं, और संभवतः वह अपने प्रयास में सफल भी हुए हैं। तो किसान का ये एक चित्रण हमारे सामने है और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ी आसान शब्दावली इसकी, बहुत आसान ये है। तो निश्चित रूप से ये कविता अब आपकी समझ में आ गई होगी। इसकी जो शब्दावली है बड़ी आसान है, भाषा शैली में भी मुझे नहीं लगता आपको कोई कठिनाई होगी। छोटे छोटे शब्दों का अर्थ और कुछ मुहावरों का प्रयोग इसमें बड़े सुंदर ढंग से हुआ है, तो इन पर आप ध्यान देंगे। एक दो बार आप इस कविता को सुनेंगे तो आपका निश्चित रूप से इस कविता में कोई शंका नहीं होगी। इसी के साथ हम इस कविता को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।